हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टन एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे एलयू यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है 26 दिसंबर से। ओके, समय बिल्कुल नहीं बचा है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 5 लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपका पेपर 3 है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। ओके, और ये वो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके लास्ट ईयर पूछे गए हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। पिछली बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस बार पूछे जाने के चांसेस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो आप कंटेंट देख पा रहे हैं, इसको हम बहुत कम शब्दों में, अपने शब्दों में डिस्कस करेंगे। आप ये ना समझे कि सर ये तो क्वेश्चन बैंक का फोटो है, इसमें तो कंटेंट उतना ही है, इसमें आप क्या पढ़ाएंगे। इसमें मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझा दूंगा ताकि कम समय में और चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक स्टोर रह सकें, आप उसको एग्जाम में अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएं। ओके, सभी क्वेश्चंस 2022 के हमने लिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, निर्देशन का क्या अर्थ होता है, यानी कि व्हाट इज गाइडेंस। निर्देशन की प्रमुख विशेषताओं और इसके क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, निर्देशन क्या होता है? निर्देशन को इंग्लिश में गाइडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइडेंस। और गाइडेंस बना है हमारा गाइड से। किससे बना है? गाइड से। तो यहाँ पे गाइड का मतलब होता है किसी को आगे की राह दिखाना, रास्ता दिखाना, वो जीवन में कुछ अच्छा कर पाए, जीवन में सफल हो पाए, इस तरीके से उसको आगे निर्देशित करना, इंडिकेट करना। ठीक है, किसी को रास्ता दिखाना। अच्छा, आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि यार उस टाइम हमको कोई गाइड करने वाला नहीं मिला, नहीं तो आज हम भी सक्सेस होते, हमें कोई बताने वाला नहीं था। यानी कि उनको अगर समय पर सही निर्देशन दे दिया जाता तो आज वो भी सक्सेस हो गए होते। यही निर्देशन है हमारे जीवन में। जैसे मैं आपको गाइड करता हूं, आपको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, क्वेश्चंस कैसे लिखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, वाइवा के टाइम आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, फाइल आप कैसे बनाएं, लेसन प्लान कैसे बनाएं, ये सब चीजें हम आपको गाइड करते रहते हैं ताकि आप जो है इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना आए। तो निर्देशन का अर्थ है पथ प्रदर्शन करना, यानी कि रास्ता दिखाना, निर्देशन करना, संकेत करना। जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो कोई व्यवसाय करना चाह रहा है, कोई बिजनेस करना चाह रहा है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति से सलाह लेता है और वो व्यक्ति जो उस काम में पहले से माहिर है उसको गाइड करता है कि देखो तुम इन बातों का ध्यान रखना, तुम ऐसे इसमें सफल हो सकते हो, अगर ये गलतियां करोगे तो ये बिजनेस ठप हो जाएगा। इस तरीके से हर एक क्षेत्र में गाइड किया जाता है। यह एक व्यक्तिगत काम है। कैसा काम है? ये पर्सनल काम है जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। भाई, आदमी दूसरे से गाइडेंस कब लेता है? जब उसको जरूरत होती है, वो किसी प्रॉब्लम में फंसा होता है, वो उसको शिक्षा से संबंधित समस्या हो सकती है, घर परिवार की समस्या हो सकती है, हो सकता है कि वो उसके मोहल्ले में उसकी रोज लड़ाई होती हो। अब उसको गाइडेंस, अब वो दूसरे के पास जाता है कि यार मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता बताओ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति अनुभवहीन प्राणी को गाइड करता है। भाई, यहां पे अगर मैं देखूं तो मैं अनुभवी हूं, ठीक है, और आप लोग अनुभवहीन हैं, अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं? गाइड कर रहा हूं। अर्थात किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर जो पथ प्रदर्शन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड गाइडेंस। भाई, आपकी यहाँ पे रुचि बीएड में है, आपकी योग्यता आप थर्ड सेमेस्टर में है, आपकी क्षमता, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गाइड करना, यही तो गाइडेंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को 3 अर्थों में लिया है। व्यापक अर्थ में किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता हो जाती है, और विशिष्ट अर्थ में निर्देशन जो है वो एक सेवा के रूप में, फिर तीसरा है शिक्षा की उपक्रिया के रूप में। अब ये चीज यहाँ पे आप लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो काट दीजिए। ओके, अब सीधा सीधा आते हैं निर्देशन की परिभाषाओं पे। जो आपको यहाँ पे 2 से 3 परिभाषाएं याद कर लेनी है। जोन्स कहते हैं कि निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति को दिशा चुनने, यानी कि सही डायरेक्शन को चूज करने, जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है, यानी कि लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करने में वो हेल्प करती है। प्रॉक्टर के अकॉर्डिंग निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में एडजस्ट करने के लिए दी जाती। हो सकता है किसी बालक को विद्यालय में वो एडजस्ट ना कर पा रहा हो,
या जो बाहरी एटमॉस्फेयर है वो उसमें एडजस्ट ना कर पा रहा हो, तो वहाँ पे ये सहायता दी जाती है। और यहाँ पे ये हस्बैंड है किसी के, ये कहते हैं, सॉरी यहाँ पे नाम है उनका हस्बैंड, ठीक है। निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, यानी कि निर्देशन जो है वो क्या कहते हैं हस्बैंड की भावी जीवन के लिए, किसके लिए, भावी, इन फ्यूचर के लिए हमें प्रिपेयर करता है। अगर हम आपको गाइड करते हैं तो हम आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं और समाज के साथ एडजस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो अच्छी परिभाषाएं हैं, जो सरल परिभाषाएं हैं वो आप याद रखें। अब इसमें से ये 4 डेफिनेशन है, जो इसमें से आपको 2 से 3 परिभाषाएं जो अच्छी लगे वो आप रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इतनी बड़ी परिभाषा है, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेषताओं की अगर बात करें तो निर्देशन व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ एडजस्ट करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि ये आपको दूसरे से और परिस्थितियों से एडजस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे रहना है, विद्यालय में कैसे रहना है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें किस तरीके के लोग हैं, हम उनके साथ कैसे बिहेव करें, कैसे उनके साथ रहें, इन सब के लिए हेल्प करता है। निर्देशन वो प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को उचित अवसर के लिए उचित स्थान और उचित समय पर उचित ढंग से सहायता करती है। ये एक सार्वभौमिक और सर्वकालिक क्रिया है जो कि केवल स्कूल या परिवार तक सीमित नहीं है। ये कई क्षेत्रों में जाती है। ये जीवन के कुल मिलाकर कई नहीं, सभी पक्षों से संबंधित है। निर्देशन क्या है, ये वो प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उचित अवसर के लिए, ठीक है, उचित यानी कि सही स्थान पर दिया जाए, सही समय पर और सही ढंग से अगर किसी को गाइड किया जाए देन वो जरूर सक्सेस हो जाएगा। अब ये लाइन आप किसी पैराग्राफ में बीच में भी लिख सकते हैं और उसको हाईलाइट कर सकते हैं। निर्देशन व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए विशिष्ट और सामान्य सेवा प्रदान करता है। ये विशेष सहायता भी देता है और सामान्य भी देता है। किसके लिए, पर्सनली आपको भी और समाज को भी हेल्प करता है। ये निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है। इसका उद्देश्य है लोगों को जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को भली भांति समझाना, यानी कि आप जीवन में जो भी काम कर रहे हैं आपके लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर आप मेहनत कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। ये आपको उसके योग्य बनाता है कि आप अपने लक्ष्य की पूर्ति कैसे कर पाएं। आप बीएड कर रहे हैं, आपने लक्ष्य निर्धारित किया होगा, आपका कोई गोल होगा कि हमें जो है कि सेंट्रल जो है टीचर बनना है या स्टेट में बनना है, सरकारी टीचर बनना है, प्राइवेट जाना है, अपना विद्यालय खोलना है, क्लियर होगा, है ना। निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर केंद्रित करता है। निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उनके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित आपसी संबंधों की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति में अपनी समस्याओं में स्वयं निर्देशन की क्षमता का विकास किया जाता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित, कहने का मतलब यह है निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर केंद्रित करता है। भाई जो व्यक्ति हमसे निर्देशन चाहता है हम उस पर अपना फोकस करते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं, फिर उसको इस योग्य बनाते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर ही पाए, साथ में इन फ्यूचर यदि उसको जरूरत पड़ती है तो वो अपना गाइडेंस खुद कर ले, उसे दूसरे की आवश्यकता ना पड़े। निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, भविष्य के लिए उसको तैयार करता है। भविष्य में उसके जिस भी क्षेत्र में वो जाता है उसको सफलता हासिल हो, इसलिए वो निर्देशन उसको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, 30 साल चलेगी, नहीं। आप जीवन में जिस क्षेत्र में जाएंगे उसमें जो उससे पहले माहिर लोग हैं उनसे आपको गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये, अब इसमें और भी नीचे विशेषताएं हैं। निर्देशन व्यक्ति की रुचि, क्षमता, योग्यता को ध्यान में रख करके किया जाता है, क्योंकि भाई हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। किसी चीज को हमारा देखने का नजरिया कुछ और है, आपका नजरिया कुछ और है, ठीक है। हम और आप आपस में एक दूसरे से विशेषताओं के कारण विशेष हैं, इसीलिए हम सब में अलग अलग विशेषताएं हैं। तो जाहिर सी बात है हमारी रुचि क्षमता योग्यता अलग होगी, आपकी रुचि क्षमता योग्यता अलग है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही गाइड किया जाता है। निर्देशन मनुष्य को आत्म विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट की ओर
अग्रसर करता है। इससे व्यक्ति का आत्मविकास हो, व्यक्ति उसका जो है आत्मविश्वास बढ़ सके। निर्देशन एक सामान्यीकृत और विशिष्ट प्रक्रिया है। तो इस तरीके से निर्देशन की विशेषताएं हैं, बहुत सरल। ये जो है व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करता है, और यदि निर्देशन व्यक्ति को सही समय पर, सही स्थान पर और सही तरीके से दिया जाए तो व्यक्ति की बहुत आगे उन्नति होती है। ये व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए दिया जाता है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का एक संतुलित विकास होता है, और निर्देशन मनुष्य को फ्यूचर के लिए तैयार करता है। ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति की रुचि, क्षमता, योग्यता को ध्यान में रख करके गाइड किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी। अब इसका क्षेत्र बाकी है। हमने अर्थ परिभाषा समझ लिया, इसकी विशेषताएं समझ ली। अब हम बात करेंगे निर्देशन का विषय क्षेत्र क्या है। देखिए प्यारे दोस्तों, हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट में हमारे अपने द्वारा तैयार किया गया कंटेंट आप तक पहुंचता है। उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। निर्देशन का जो विषय क्षेत्र, एक तो व्यक्तिगत निर्देशन होता है। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की अपनी, व्यक्ति की अपनी समस्याएं होती हैं। ठीक है, इसका संबंध उन व्यक्तिगत कठिनाइयों, व्यक्तिगत यानी जो पर्सनल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे होता है, जिनका अनुभव छात्र अपने अनुभव काल में करते हैं। इस निर्देशन के अंतर्गत छात्रों को अध्ययन में और व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने में व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली बालक को बुला करके फिर उससे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या समस्या है, क्या कठिनाइयाँ हैं। ठीक है, इस तरीके से व्यक्तिगत गाइड उसको किया जाता है ताकि वो अपने वातावरण में एडजस्ट कर पाए, है ना। उसका पथ प्रदर्शन इस तरीके से होता है। सामाजिक निर्देशन का मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत छात्रों को समाज और नागरिकता से संबंधित बातों का निर्देशन दिया जाता है। छात्र अपने समाज के साथ, समाज के प्रति उसके क्या अधिकार हैं, समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं, वो अच्छा नागरिक कैसे बन सकता है, समाज में कैसे लोगों के साथ भ्रातृत्व, भाईचारा और एक दूसरे का सहयोग करके रह सकता है। ठीक है, समाज में वो कैसे एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, ये सब गाइड किया जाता है। शैक्षिक निर्देशन का मतलब होता है शिक्षा से संबंधित दिया गया निर्देशन। ठीक है भाई, व्यक्ति शिक्षा में किस तरीके से सफल हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। बालक किस सब्जेक्ट को चुन करके आगे बढ़े। ओके, इसमें जैसे अध्ययन संबंधी बातें, आप किस तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं, आप किस तरीके से प्लान तैयार कर सकते हैं, और आप किन मेथड्स से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी का यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, इन सब चीज़ों से रिलेटेड गाइड किया जाता है इसमें। रही बात आगे व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन देखिए, आजकल कितने ही सारे बिजनेस जो है हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं। अगर हम कोई बिजनेस करना भी सोचें तो बहुत सारे बिजनेस दिमाग में आ जाते हैं। अब हम कौन सा बिजनेस करें और हमारा इंटरेस्ट किस में है, और जिसमें इंटरेस्ट है क्या हम उसमें सफल हो पाएंगे, क्या वो बिजनेस अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा। इन सब चीज़ों से रिलेटेड इसमें निर्देशन दिया जाता है ना, कि बालक जो है वो सही व्यवसाय चुन पाए। क्योंकि इसमें बालक का सब्जेक्ट भी देखा जाता है कि वो किस सब्जेक्ट में रुचि रखता है, उस सब्जेक्ट से आगे वो कहाँ तक जा सकता है, किसकी तैयारी करे, नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन से है। व्यावसायिक निर्देशन द्वारा छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के लाभ क्या है, किस व्यवसाय की क्या हानियां हैं। ओके, व्यवसाय चुनने में सहायता करना, व्यवसाय के प्रति उनकी विशेष रुचि उत्पन्न करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों की सूचना कि किस विद्यालय में आपको किस व्यवसाय की का प्रशिक्षण आपको दिया जा सकता है। तो ये सब इसमें निर्देशन दिया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, बालक कैसे स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, छात्रों को स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए उचित आदतों का परामर्श देना, आप अपनी गुड हैबिट्स को जो है आपके अंदर अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए। प्राथमिक उपचार की सूचना देना, शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण, यौन शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करना, घरेलू जीवन संबंधी निर्देशन। आजकल घर परिवार में खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, यहाँ तक कि पति पत्नी में इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बात तलाक तक पहुंच जाती है। उस कंडीशन में यदि उनको कोई सही गाइड करने वाला मिल जाता है, सही निर्देशन देने वाला मिल जाता है, तो उनका घर टूटने से बच जाता है। तो घरेलू संबंधी निर्देशन भी दिया जाता है। ये सभी निर्देशन के क्षेत्र हैं।
अवकाश और मनोरंजन संबंधी निर्देशन, यानी कि जो हमें छुट्टी मिली है उसका हम कैसे यूज कर पाएं। ठीक है, हम किन किन क्षेत्रों में देखिए इसमें लिखा है कि हर व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत खाली समय जरूर होता है। जैसे छात्रों के पास छुट्टियों में, और जो गृहिणियां हैं उनके पास घर के कामकाज के बाद, नौकरी वालों के पास रिटायर होने के बाद, जिसे भली प्रकार व्यतीत करने की समस्या केवल हमारे देश को लोगों की नहीं, बहुत सारे लोगों की होती है कि यार ये मेरे पास खाली समय है, अब मैं इसको यूज़ कहाँ करूँ। तो इसमें क्या होता है, इसी से रिलेटेड उनको गाइड किया जाता है कि आप कैसे अपने खाली समय को यूजफुल बना सकते हैं। लिंग संबंधी निर्देशन, इसका मतलब क्या होता है, वर्तमान समय में यौन शिक्षा की मांग काफ़ी बढ़ती जा रही है कि यौन शिक्षा दी जाए। अपनी आयु के अनुकूल सभी व्यक्ति यौन संबंधों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। भाई जो चलचित्र हैं, सस्ते साहित्य और अपने मित्रों से यौन संबंधी जानकारी प्राप्त करके कई बार युवक और युवतियां पथभ्रष्ट हो जाते हैं, गलत रास्ते चुन लेते हैं, संकट में आ जाते हैं। लिंग संबंधी उचित निर्देशन के द्वारा ही उनका सही मार्गदर्शन किया जा सकता है। नागरिकता संबंधी निर्देशन होता है। इसके अंतर्गत छात्रों को समाज और नागरिकता संबंधी बातों का निर्देशन दिया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, हम कैसे अच्छे नागरिक बन सकते हैं, हमारे देश के प्रति हमारे अधिकार कर्तव्य क्या है। आध्यात्मिक निर्देशन, अध्यात्म के लिए हमें जो गाइड किया जाता है, हम कैसे जो है कि सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, हम इन जो है दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, मानसिक तनाव, अशांति से घिरा व्यक्ति कैसे उन सब चीज़ों से निकल सकता है। नैतिक और धार्मिक निर्देशन, ये सब चीज़ें, ये सभी क्षेत्र हैं किसके, निर्देशन के। तो इस क्वेश्चन को आपने समझा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमने कम से कम शब्दों में इसको समझ भी लिया। अब अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन इज शैक्षिक निर्देशन के मुख्य उद्देश्यों और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन के क्या कार्य हैं। देखिए, शैक्षिक निर्देशन का मतलब है शिक्षा से संबंधित दिया गया निर्देशन कि बालक को पढ़ना कैसे चाहिए, ठीक है, अपना प्लान कैसे तैयार करे, वो किस फील्ड में जा सकता है आगे, किस सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, ये शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों या लक्ष्यों का निर्धारण शिक्षा के उद्देश्यों की व्यापक रूपरेखा के अंतर्गत किया जाता है। इसके उद्देश्य पढ़ो सीधे। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है विद्यार्थी के शैक्षिक कार्यक्रम में उचित प्रगति करने में सहायता करना, कि जो भी शिक्षा का कार्यक्रम है उसमें वो अच्छी प्रोग्रेस कर पाए। विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और साधनों के अनुसार शिक्षा की योजना तैयार करना और सही सब्जेक्ट्स को चूज करके आगे बढ़ पाए बालक। शिक्षण संस्थाओं से संबंधित कर्मचारियों, आवश्यक पाठ्यक्रम, प्रशासनिक प्रबंध में परिवर्तनों का सुझाव देना, जिससे कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा किया जा सके। शैक्षिक क्षेत्र में वांछित प्रगति, यानी कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनसे संबंधित जो कर्मचारी हैं, जो उनके लिए जरूरी पाठ्यक्रम है या जो भी संस्था में बदलाव आ रहे हैं, उन सभी से रिलेटेड उनको सही जानकारी देना। वर्तमान शिक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की शैक्षिक संभावनाओं का पता लगाने में विद्यार्थियों की सहायता करना। और पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री जो जे जोन्स हैं, उन्होंने शैक्षिक निर्देशन के कुछ अपने तरीके से अलग उद्देश्य बताए हैं। उनका बताना है कि संभावित और इच्छित अग्रिम शिक्षा से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने में शिक्षार्थियों को मदद देना, कि जो इनकी बालक की जो इच्छा है उससे संबंधित, बालक की जो जिस सब्जेक्ट में उसकी ज़्यादा रुचि है, जो वो जीवन में करना चाहता है, उससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने में बालक की हेल्प करना, ताकि बालक को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर बालक सीए बनना चाहता है, कॉमर्स पढ़ रहा है, तो कॉमर्स पढ़ते हुए बालक को सीए के बारे में जो है विधिवत तरीके से इन्फॉर्मेशन देना, उसको समझाना, आपका इसमें लाइफ कैसे आगे कैसे इसमें आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, ये सब चीज़ें। पाठ्यक्रम, शिक्षालय और उससे जुड़े हुए सामाजिक जीवन में स्वयं को एडजस्ट करने में स्टूडेंट्स की हेल्प करना। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की सूचनाएं प्राप्त करने में शिक्षार्थियों का पथ प्रदर्शन करना, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं। व्यवसायों के चुनाव में शिक्षार्थी की बालक जो है कौन सा सही बिजनेस कर पाए। शिक्षार्थी को स्वयं की रुचियों और अभिरुचियों का ज्ञान प्रदान करना शैक्षिक निर्देशन का काम है, कि बालक को ये पता होना चाहिए कि आखिर मुझे किस काम को करने में मज़ा आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि उसका इंटरेस्ट किस में है ना।
विभिन्न प्रकार के शिक्षालयों के लक्ष्य एवं कार्यों से शिक्षार्थियों को अवगत कराने में हेल्प करना। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य शिक्षालयों की भेंटों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की हेल्प करना। अपनी रुचि के जो विद्यालय हैं उनमें प्रवेश से संबंधित जो भी शर्तें होती हैं कि आपको उस कॉलेज में या स्कूल में किस तरीके से एडमिशन मिल सकता है, उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो सब आपको कैसे पूरी करनी है, ये सब जानकारी इसको देनी चाहिए। विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन के क्या काम है, जैसे अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग तरीके का शिक्षा से संबंधित निर्देशन दिया जा सकता है। भाई सबको एक समान गाइडेंस तो नहीं दिया जा सकता। जो बालक अच्छा 1 से 5 तक का है, उस 5 तक का है उसकी अलग ज़रूरतें हैं, उसको अलग तरीके से गाइड किया जाएगा। जो बालक 6 से 8 तक का है उसको अलग तरीके से गाइड किया जाएगा। जो बालक 12th यानी कि जो 12th कर रहा है, इंटर में है, उसकी अलग गाइडेंस दिया जाएगा। जो बालक ग्रेजुएशन में पहुंच गया है इसको अलग तरीके से गाइड किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रकार का गाइडेंस की बात हो रही है। सबसे पहले पूर्व प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के क्या काम है। देखिए, इस स्तर पर बच्चे बहुत छोटे होते हैं, यानी कि 2 से 3.5 साल के। इन्हें अपनी अच्छे बुरे का कोई ध्यान नहीं होता और इस अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क एक साफ स्लेट की तरह होता है, यानी कि एक कोरा कागज होता है, उस पर जो लिख दोगे हमेशा के लिए लिख जाएगा। जो कुछ अध्यापक उस स्लेट पर लिखेगा वो हमेशा के लिए प्रिंट हो जाएगा। स्कूलों में वैसे भी बच्चे अधिकतर कक्षा अध्यापक के निकट रहते हैं। इस स्तर पर शैक्षिक निर्देशन का काम है, अध्यापक जो काम है वो अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है और अध्यापक ही बच्चों के निकट होने के कारण उनकी रुचि, योग्यता, गुण, दोष, अच्छाई, बुराई को जानता है। अध्यापक ही छात्रों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित करके बच्चों के बारे में उन्हें गाइड कर सकता है। प्राथमिक स्तर पर क्या है कि यहाँ पे बच्चा अब उससे थोड़ा बड़ा हो रहा है ना। तो प्राथमिक स्तर पर क्या है, विद्यार्थियों को शिक्षा के आरंभ में सहायता प्रदान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनका शुरुआती दौर होता है, और छात्रों को विद्यालय में नियमित काम करते रहने में सहायता देने के लिए, छात्रों की रुचि, योग्यता, बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति का डेवलपमेंट हो सके बालक का, इस तरीके से उसको गाइड किया जाए, है ना। उसके अंदर गुड हैबिट्स डेवलप हो पाएँ, बच्चा कुछ नई नई स्किल्स सीख पाए, और पुस्तकों से संबंधित ज्ञान में अधिक से अधिक वृद्धि करने के लिए छात्रों को बुद्धिमत्तापूर्ण योजनाओं के निर्माण में सहायता देना, और शिक्षा से अधिक लाभ कैसे उठाया जा सकता है इसमें बालक की हेल्प करना, उनको बताना इसके बारे में, ठीक है। छात्रों के शारीरिक, भावात्मक, मानसिक, सांस्कृतिक विकास में अवरोधक तत्वों का पता लगा करके उनको दूर करने में उनकी हेल्प करना, एंड छात्रों में उपयुक्त शैक्षिक दृष्टिकोण विकसित करना, और फिर यानी कि सही शिक्षा को लेकर के उनका सही दृष्टिकोण डेवलप हो पाए, इससे रिलेटेड उनको गाइड करना। और शैक्षिक निर्देशन कार्यक्रम के द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले, अध्ययन में रुचि लेने वाले छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, यानी कि जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं उनको जानना, समझना, फिर उनको गाइड करना, और आखिर वो बच्चे चाहते क्या हैं, इस तरीके से उनको गाइडेंस दिया जा सकता है। ये बात हो गई प्राथमिक स्तर पर। अब बात आती है माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक में आपके जो बच्चे हैं वो मान लीजिए यहाँ पे माध्यमिक में आपके बच्चे आ जाते हैं कक्षा 8 के बाद, ओके। पाठ्यक्रम का चुनाव करने के लिए भाई 8 के बाद भी सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं, तो यहाँ पे बालक सही सब्जेक्ट का चूज कर पाए, विद्यालय के वातावरण के साथ एडजस्ट कर पाए, विद्यार्थियों को अपने गुण और दोषों को समझने में हेल्प करना कि उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं और उसके गुण क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, आगामी शिक्षा के संबंध में निर्णय लेने के लिए कि जो इन फ्यूचर उसको जो एजुकेशन मिलेगी, है ना, उसके बारे में वो अपने आप को निर्णय ले सके कि मुझे किस फील्ड में जाना है। अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनकी जानकारी और समाज की जो अर्थव्यवस्था है उसको जानने में हेल्प करना, छात्रों में अनुशासन की भावना को डेवलप करना, बच्चा डिसिप्लिन में रहे, ठीक है, ये सभी क्या है, और बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, ये माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के काम होते हैं। उच्च स्तर पर यहाँ पे बालक में सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण डेवलप करना कि बालक समाज के प्रति उसका झुकाव होना चाहिए, और राजनीति में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अगर वो लेता है तो राजनीति के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, पुस्तकालय में सही पुस्तकें वो पढ़े और सही व्यवसाय चुन सके, विद्यार्थियों के व्यवसाय के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना कि जो व्यवसाय वो चाहता है, जो बिजनेस करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट पढ़े, विद्यार्थियों की भविष्य की तैयारी में सहायता करने के लिए और विद्यार्थियों को परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए
विशेष विषयों और परीक्षाओं के संबंध में जानकारी देने के लिए यहाँ पे उच्च स्तर पर इस तरीके का शैक्षिक निर्देशन का काम होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत निर्देशन, निर्देशन का मूल आधार है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। देखिए व्यक्तिगत निर्देशन का मतलब जो पर्सनली निर्देशन दिया जाता है, तो व्यक्तिगत निर्देशन ही तो निर्देशन का मूल आधार है। भाई आप कोई भी निर्देशन देंगे, कोई भी निर्देशन देंगे, मान लीजिए अगर आप व्यावसायिक निर्देशन भी दे रहे हैं तो वहां पे सबसे पहले उसको बालक को आप पर्सनली समझेंगे, व्यक्ति को पर्सनली समझेंगे। इसीलिए जितने भी गाइडेंस दिए जाते हैं निर्देशन, उन सब का मूल आधार ही व्यक्तिगत निर्देशन कहा गया है। ओके, अब यहाँ पे इस कथन की समीक्षा करनी है, तो इससे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं। जैसे एक तो समस्या का जल्दी समाधान हो जाता है, जो निर्देशन पर्सनली दिया जाता है उसमें हम बालक को डीप तरीके से समझ पाते हैं और फिर उसी से रिलेटेड उसको हम गाइड करते हैं, तो इससे जो उसकी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। अब भाई हम इसके माध्यम से ये समझ पाएंगे कि बालक को परिवार से संबंधित कोई समस्या है, आस पड़ोस से संबंधित समस्या है, शिक्षा की जो संस्था है वहाँ से समस्या है, या व्यवसाय से रिलेटेड समस्या है, या उसको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक कहाँ दिक्कत है। ठीक है, ये सब चीजें जानने के बाद उसको हम क्या करेंगे, गाइड करेंगे और उसकी समस्या जल्दी सॉल्व हो जाएगी। समस्या का पूर्ण समाधान, देखिए जब हम किसी को पर्सनली बात करते हैं किसी से, तभी हम उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, तो यहाँ से उसका पूर्ण समाधान हो जाता है जब हम किसी को पर्सनली किसी से मिलते हैं, यानी कि उसको सलाह देते हैं। नेक्स्ट कहता है व्यक्ति विशेष की आवश्यकता समझने में, व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्ति की विशेष आवश्यकताओं का पता लगाने का प्रयास किया जाता है, और ये तभी संभव हो सकता है जब निर्देशन प्राप्तकर्ता और निर्देशक प्रत्यक्ष रूप से लगातार संपर्क में रहें। तभी हम ये जान पाएंगे कि आखिर उसकी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं वो क्या है, वो चाहता क्या है, उसकी मेन समस्या क्या है, तब हम उसकी जड़ तक, तह तक जा पाएंगे, है ना, और फिर उसकी आवश्यकता को समझ पाएंगे और उससे रिलेटेड उसको हम गाइड कर पाएंगे। व्यक्तिगत गोपनीयता का बना रहना, जब हम किसी से पर्सनली किसी को जानते हैं, समझते हैं, पर्सनली जब हम किसी को गाइड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दूसरों को नहीं बताई जा सकती, तो आपस में सिर्फ दो लोग वहां पे हैं, एक निर्देशन देने वाला, एक लेने वाला, तो दोनों के बीच जो बातें हुई वो सिर्फ दो ही लोगों के बीच रह जाती हैं, वहां पे गोपनीयता बनी रहती है, बातें बाहर नहीं जाती। पारिवारिक समायोजन के लिए मैंने पहले ही कहा कि हमारी जो परिवार से संबंधित समस्याएं हैं, घर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, उसमें व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है कि आप कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं या करना चाहिए। शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक आवश्यकताएं अन्य व्यक्तियों से भिन्न होती हैं, हर व्यक्ति तो एक दूसरे से अलग है। बालक एक समान रुचि, व्यवहार, संवेग वाले नहीं होते, सबके संवेग अलग हैं, व्यवहार, रुचि, प्रत्येक की आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं, हर व्यक्ति की चाहत अलग है। सभी को एक समान मानकर सामूहिक अथवा एक जैसा निर्देशन देना, ये बिल्कुल गलत बात है। सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति तभी होती है शिक्षा से संबंधित आवश्यकता हो, जैसे विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय की स्थापना के उद्देश्य, विषय, शिक्षण कार्य, फीस, इनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो पर्सनली ही सॉल्व हो सकती हैं। प्रतिभा संरक्षण में, प्रतिभा संरक्षण का मतलब ये है कि मानव समाज में प्रतिभाओं का अभाव कभी भी नहीं रहा है। सभ्यता का जो अद्यतन है, यानी कि जो अपडेट है, वो डेवलपमेंट प्रतिभाओं के बल पर ही संभव हो सका है, किंतु किसी भी समाज में प्रतिभाशाली बालकों को उसी प्रकार संरक्षण की आवश्यकता होती है जैसे किसी महत्वपूर्ण प्रजाति के पौधे को संरक्षण की जरूरत होती है कि हम इसको बचा करके रख पाएं, या जैसे अपने संस्कृति का संरक्षण हो गया, अपनी संस्कृति को बचा करके रख पाएं। शैक्षिक क्रियाओं में व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा प्रतिभाओं का संरक्षण भी किया जाता है। भिन्न भिन्न छात्र भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिभाओं के धनी होते हैं, है ना। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके अंदर कुछ अलग ही प्रतिभा होती है, तो उस प्रतिभा को कैसे और ज़्यादा उजागर करना है, उसको बचा के भी रखना है, उजागर करना है, बालक रास्ता भटके नहीं, ये सब कैसे हो सकता है, जब हम बालक से पर्सनली मिलेंगे, उसको पर्सनली गाइड करेंगे। नैतिक मूल्यों के संरक्षण में बालक के अंदर जो भी नैतिक मूल्य हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है। बालक नैतिक की जगह अनैतिक
की तरफ ना भटक जाए, है ना, रास्ता ना भटक जाए, बुरे कुकर्म ना करने लग जाए, जो उसके अंदर नैतिक मूल्य हैं, जो नैतिकता उसके अंदर है वो कैसे बचाई जा सकती है, उसको और कैसे डेवलप किया जा सकता है, इन सभी चीजों से रिलेटेड बच्चे को यहाँ पे गाइड करना होता है। तो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन कहता है परामर्श सेवाओं की कौन कौन सी विधियां हैं बताइए। देखिए परामर्श की जो सेवाएं हैं, जैसे परामर्श यहाँ पे जो है, परामर्श को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परामर्श को इंग्लिश में काउंसलिंग कहते हैं। परामर्श का मतलब यहाँ पे देखिए निर्देशन और परामर्श दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। यहाँ पे काउंसलिंग का मतलब है वही जो वहां पे था, लेकिन यहाँ पे सलाह दी जाती है। यहाँ पे क्या होता है, सलाह दी जाती है। परामर्श सेवाओं की विधियां, नंबर 1 तो मौन धारण। जो मौन धारण विधि होती है, कभी कभी चुपचाप किसी की बातें सुनना उन बातों के उत्तर देने से अधिक प्रभावशाली होता है। यानी कि हम दूसरे की बातों को चुपचाप सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। मौन धारण का ही मतलब होता है एकदम कतई साइलेंस, यानी कि चुपचाप हो जाना। जैसा कि इसमें कहा गया है, जब प्रार्थी अपनी समस्या का वर्णन करता है, जब वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है, तब जो सलाह देने वाला है परामर्शदाता, वो चुपचाप मौन धारण कर लेता है। परामर्शदाता प्रार्थी की समस्या को समझ रहा है, उस पर विचार कर रहा है, जो कुछ प्रार्थी कह रहा है उसे वो स्वीकार करता है। प्रार्थी वर्णन करता है क्योंकि उसे वर्णन करने की आवश्यकता है, उसे अपनी प्रॉब्लम बताने की आवश्यकता है, उसे जड़ बताने की आवश्यकता है, ठीक है। और परामर्शदाता का यहाँ पे बनता है कि वो चुपचाप पहले उसकी बात को सुन ले, समझ ले, तह तक चला जाए, उसके बाद उसको उसका सॉल्यूशन बताए। तो ये होती है मौन धारण प्रविधि। जैसे प्रार्थी कहता है, मुझे डर है मैं परीक्षा में असफल हो जाऊंगा। परामर्शदाता कहता है, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। प्रार्थी कहता है, जी हाँ मैं सोचता हूं। अब यहाँ पे परामर्शदाता बिल्कुल मौन धारण कर लेगा, चुप हो जाएगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि वो क्या सोचता है, उसकी बात को सुनेगा। फिर है स्वीकृति, यानी कि जो परामर्श लेने आया है, जो सलाह लेने आया है, जब वो अपनी बात कह रहा होता है तो परामर्शदाता को चाहिए कि वो बीच बीच में कहता रहे, ठीक है, बहुत अच्छा है, अच्छा तुमने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, ठीक है। इस तरीके से बीच बीच में जो है हाँ हाँ करते रहना चाहिए। इससे उसको लगे कि हाँ ये मेरी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। फिर है पुनर्कथन, यानी कि जो बात वो कह रहा है उसकी बात को दोहराना। जैसे मैं वहां गया, जैसे वो कह रहा है कि ऐसा हुआ था कि मैं वहां गया, तो उसने कह दिया अच्छा तुम वहां गए, फिर क्या हुआ, उसने कहा कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा, अच्छा उसने कहा मैं तुम्हें कल मिलूंगा, उसने कहा कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा। इस तरीके से बात को रिपीट करना, यानी कि हर बात को रिपीट नहीं करना, कुछ बीच बीच में ऐसे शब्द जिनको जो है वो रिपीट कर दे। कौन, परामर्श देने वाला, ठीक है। इसे कहते हैं पुनर्कथन। इससे भी उसको लगता है कि हाँ ये मेरी बात को बहुत गहराई से समझ रहा है। फिर है क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण। परामर्शदाता का प्रमुख कर्तव्य यह है कि वो प्रार्थी को बोध करा दे, उसको ज्ञान करा दे कि वो उसे समझ रहा है। यानी कि प्रार्थी को लगना चाहिए कि हाँ परामर्शदाता मेरे साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है और स्वीकार कर रहा है मेरी बातों को। लेकिन कभी कभी परामर्शदाता को ये आवश्यक हो जाता है कि वो प्रार्थी के वर्णन का स्पष्टीकरण कर दे, किंतु स्पष्टीकरण करते समय प्रार्थी को ये बोध नहीं होना चाहिए कि उसे बलपूर्वक किसी रास्ते पर डाला जा रहा है। यानी कि उसको क्लैरिफिकेशन दे दे, लेकिन प्रार्थी को ये भी नहीं लगना चाहिए कि मेरे ऊपर फोर्स डाला जा रहा है, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। स्पष्टीकरण के द्वारा परामर्शदाता प्रार्थी वर्णन को संक्षिप्त कर उसे स्पष्ट कर सकता है। फिर है सारांश स्पष्टीकरण। परामर्शदाता ने अपनी समस्या के संबंध में जो कुछ भाषण दिया है उसका कुछ भाग संबंधित और उपयोगी नहीं हो सकता। यानी कि जो भी सॉल्यूशन आपने बताया, हो सकता है कि पूरा सॉल्यूशन उसके साथ उसकी प्रॉब्लम के साथ सटीक ना बैठ रहा हो, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो आप छोड़ सकते हैं। इसके कारण समस्या स्वयं ही प्रार्थी को अस्पष्ट दिखाई देती है और इस स्थान पर परामर्शदाता को यह आवश्यक हो जाता है कि वो प्रार्थी के भाव को संक्षिप्त कर और उनका संगठन करे। मान्यता, परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या से संबंधित विभिन्न विचार व्यक्त करता है। परामर्शदाता इन विचारों में से कुछ को मान्यता प्रदान करता है तो कुछ को नहीं। यानी कि जो सामने आया है हमारे, चाहे वो बालक है, कोई व्यक्ति है, प्रार्थी जो है वो अपने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखता है, लेकिन हम कुछ को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते हैं। जिन विचारों को मान्यता प्रदान कर दी जाती है वे प्रार्थी को अत्यंत प्रभावित करते हैं। प्रार्थी
परामर्शदाता के ज्ञान और व्यक्तित्व से भी प्रभावित होता है। भाई जो आपके सामने प्रॉब्लम लेकर के आया है तो जाहिर सी बात है आपकी बातों का, आपके ज्ञान का उस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर परामर्शदाता बीच बीच में अक्सर ही उसके विचारों को मान्यता देता रहता है तो मान्यता प्रभावहीन हो जाती है। अतः इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्य बढ़ावा यानी कि परामर्शदाताओं द्वारा सामान्य मार्गदर्शन का प्रयोग अक्सर उस समय किया जाता है जब प्रार्थी अपने वक्तव्य का एक अंग समाप्त कर चुका होता है, यानी कि जो बात कह रहा है एक बात उसकी समाप्त हो गई। सामान्य मार्गदर्शन द्वारा परामर्शदाता प्रार्थी से संबंधित समस्या के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। अब आता है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए परामर्शदाता समाधान प्रस्तुत कर सकता है, परंतु इस समाधान का वो प्रार्थी से बलपूर्वक प्रयोग नहीं कराता है। यानी कि जो हम बता रहे हैं तुम्हें वही करना है ऐसा नहीं है, ठीक है। वो केवल समाधान बता देता है, बाकी प्रार्थी पर छोड़ देता है। एनालिसिस करने के बाद जो सॉल्यूशन निकलता है वो सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। भाई हमने आपको राह बता दी, रास्ता बता दी कि तुम्हें कॉपी ऐसे लिखनी है, तुम्हें ऐसे लाइनिंग करनी चाहिए, ऐसे हेडिंग डालनी चाहिए। उसके बाद आप पर छोड़ दिया ना, अब आप उसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप यही करो, आप ऐसा करेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन यही करो ये नहीं कहते, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे परित्याग है, विश्वास का वायदा है, ठीक है। ये बस 5-7-8 पढ़ लो, बहुत हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका परामर्श की विधियाँ। 6-7 विधियाँ आप लिख देंगे बढ़िया करके तो काम आपका चल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है परामर्श क्या है, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। परामर्श क्या है और ये शायद आपका होगा लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, पिछली बार भी पूछा गया है। परामर्श क्या है, परामर्श के उद्देश्य और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिए परामर्श का निर्देशन और परामर्श, शुरुआत में मैंने कहा था कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के अभाव में दोनों निष्प्राण रहते हैं। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है, दो व्यक्तियों के संपर्क को, यानी कि जहाँ दो व्यक्ति होंगे वहीं तो भैया सलाह मशवरा होगा, जहाँ एक व्यक्ति अकेला तो कुछ भी बड़बड़ाता रहे। परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला होता है, एक परामर्श लेने वाला होता है। जो लेता है उसको परामर्श प्रार्थी कहते हैं। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले की समस्या को समझने का प्रयास करता है। उसके बारे में परामर्शदाता और परामर्श चाहने वाले दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान यानी कि पारस्परिक बातचीत होती है। और अंत में परामर्श चाहने वाले यानी कि परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान करने में परामर्शदाता जो है वो पूरी हेल्प करता है। और अब जैसे यहाँ पे छोटी छोटी परिभाषा है वो आप याद कर लेंगे। जोन्स कहते हैं साक्षात्कार के समान जिस तरीके से इंटरव्यू होता है, परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। बहुत अच्छी छोटी परिभाषा है, याद कर लीजिएगा। बोर्डिन के शब्दों में परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। हम्फ्री और ट्रैक्सलर कहते हैं परामर्श विद्यालय और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं का व्यक्तियों की समस्याओं के लिए किया जाने वाला एक उपयोग है। और मॉयर्स कहते हैं परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क, जहां दो व्यक्ति होंगे वहां एक दूसरे से सलाह ली जाएगी, सलाह दी जाएगी। इसमें एक कि व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परामर्श मुख्य रूप से दो व्यक्तियों के बीच संपर्क है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझने में सहायता देता है। परामर्श की प्रक्रिया में जो परामर्शदाता यानी कि जो परामर्श देने वाला है और परामर्श चाहने वाला दोनों आमने सामने होते हैं और परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी हेल्प करता है। परामर्श जो होता है इसमें इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं क्या होती हैं? परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, अपितु उसे अपनी समस्या का समाधान करने में सहायता दी जाती है। यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता। देखिए सॉल्व करने में और सॉल्यूशन देने में डिफरेंस है। सॉल्व करने का मतलब है कि हमने आपकी समस्या हल कर दी, खत्म कर दी,
और सॉल्यूशन देने का मतलब है कि हमने सॉल्यूशन आपको बता दिया, रास्ता हमने बता दिया कि भैया वो मंजिल है, तुम्हें वहां तक जाना है, यहां से ये ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, यहां तुम पहुंच जाओगे। ठीक है, हमने तुम्हें रास्ता बता दिया, अब तुम उस रास्ते पर जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, जो बताया गया उसको फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, और सॉल्यूशन यानी कि हल समाधान करने का मतलब है कि हम तुम्हें खुद लेकर के वहां तक चले गए, ऐसा नहीं है। तो परामर्श सलाह देना नहीं है और ना ही परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रार्थी के लिए किसी प्रकार का निर्णय करना है। निर्णय को तो वो स्वयं व्यक्ति या परामर्श प्रार्थी पर छोड़ देता है। मतलब रास्ता हमने बता दिया, भैया तुम इसको मानो ना मानो, निर्णय तुम्हें लेना है। ओके, परामर्श की प्रक्रिया की समाप्ति उसी समय हो जाती है जब परामर्शदाता व्यक्ति को किसी निर्णय पर पहुंचने में सहायता देता है, तो यहाँ पे इसका दी एंड हो जाता है। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य सबके अनुसार अलग अलग है। रॉबर्ट्स के अनुसार उद्देश्य का ये है, व्यक्ति को अपनी समस्याओं की स्वयं समाधान की योजना बनाने में सहायता देना, कि वो जो है अपनी प्रॉब्लम्स का खुद प्लान करके उनको सॉल्व कर ले। व्यक्ति को खुद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में हेल्प करना। व्यक्ति को अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में काम प्रारंभ करने में हेल्प करना। व्यक्ति की शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में सहायता देना, कि वो अपनी शिक्षा से संबंधित समस्याओं को समझे, व्यवसाय से संबंधित समस्या समझे और अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को वो समझ पाए। व्यक्ति को अपनी योजनाओं में आवश्यक फेरबदल करने में सहायता देना, कि आपकी जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग काम अगर ठीक नहीं चल रहा है तो आप इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। हार्डी के अनुसार उद्देश्य है, व्यक्ति को खुद के विकास से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता देना, कि वो खुद का उसका जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड जो भी उसके उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में उसकी हेल्प करना। व्यक्ति को अपने समाज में उचित समझे जाने वाले ज्ञान, दृष्टिकोण, कुशलताओं को प्राप्त करने में सहायता देना। पारिवारिक जीवन, व्यवसाय, नागरिकता से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने में हेल्प करना। और फिर यहाँ पे थट और गैर विरच ने परामर्श के उद्देश्यों को अत्यंत संक्षेप में कहा है। क्या कहा है? परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने के अवसर प्रदान करना है जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का विकास हो जाए। यानी कि इस तरीके से उसको समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार हेल्प करना है कि वो जो है कि अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर ले, बस सीधी सी बात है। फिर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अकॉर्डिंग उद्देश्य अलग हैं। ये कहते हैं परामर्श प्रार्थी द्वारा अपनी क्षमताओं, अभिप्रेरकों और आत्म दृष्टिकोणों की यथार्थ स्वीकृति, परामर्श प्रार्थी के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक परिवेश के साथ तर्कसंगत सामंजस्य की प्राप्ति हो जाए, व्यक्तिगत भिन्नताओं की समाज के द्वारा जो स्वीकृति है, समुदाय, रोजगार एवं वैवाहिक संबंधी क्षेत्र में उनका निहितार्थ हो जाना। तो इस तरीके से ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। तो ये अपना अलग अलग बताते हैं कि हमारे इनके अनुसार क्या उद्देश्य है, इनके अनुसार क्या उद्देश्य है। आप इसमें से 2-3 लोगों के पढ़ लेना जितनी जरूरत है बस। परामर्श के कुछ मूल सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत में पहला स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब होता है कि आप उसको एक्सेप्ट करें, उसकी बातों को। परामर्श से संबंधित सभी विचारधाराएं ये मानती हैं कि परामर्श प्रार्थी को एक पूर्ण मनुष्य या मानव समझना चाहिए, कि वो पूर्ण मनुष्य है, वो एक अच्छा इंसान है और उसकी बातों को समझना चाहिए, उसकी बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए। व्यक्ति के लिए आदर भाव, जो आपके पास परामर्श प्रार्थी आया है सलाह लेने के लिए, आप क्या करें, उसका सम्मान करें, उसकी विचारों का सम्मान करें। आशा, सभी विचारधाराएं परामर्श के आशा के तत्व अर्थात सापेक्ष संबंधों को स्वीकार करती है। सीखना, परामर्श की सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को स्वीकार करती हैं। परामर्श प्रार्थी के साथ सोचना, परामर्श में प्रार्थी के लिए सोचने की अपेक्षा प्रार्थी के साथ उसके विचारों के अनुकूल सोचकर परामर्श देना सर्वमान्य सिद्धांत है। यानी कि जैसा वो सोच रहा है उसी तरीके से आप सोच करके उसके विचारों के अनुकूल जा करके उसको सलाह देना। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस थे, कंप्लीट होते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। ये आपके जो 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे 5 हमने आज पढ़ा दिया आपको, जो 5 बचे हैं वो भी पढ़ा देंगे। एंड नोट्स नहीं लिए तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज करके 9628182649 यहाँ पे मैसेज करके नोट्स आप भी ले सकते हैं, ठीक है। और जितने लोग पहले पढ़ चुके हैं और नोट्स की फीस जो है वो कुछ कम कर दी गई है, तो अब आप नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।